हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए जो जून 2025 और उसके बाद एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएमए इंस्टीट्यूट ने जून 2025 के लिए जो मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किए हैं उसमें पेपर नंबर 14 का जो एसएफएम का सेट 1 है उसका आज हम यहाँ पे डिटेल्ड सजेस्टेड सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो है सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। आज की वीडियो में हम एसएफएम का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जून 2025 के लिए इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है सेट 1 उसका 100% डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो, चाहे वो थ्योरी क्वेश्चंस हो, सारे के सारे हम यहाँ पे सजेस्टेड आंसर्स दैट इज सॉल्यूशन जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर था उसका सॉल्यूशन दे चुका हूं ऑलरेडी। अगर मैं बात करूं तो एसएफएम जो है, एसएफएम का फुल 100% जो रिवीजन है वो हमारा चल रहा है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काफी सारे टॉपिक हम करवा चुके हैं, कुछ टॉपिक्स अभी भी बैलेंस बचे हुए। साथ में रिवीजन के साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज भी हमने कंडक्ट करी हुई है, जो कि ऑलरेडी काफी सारे टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं और कुछ बाकी है। जो रिवीजन सीरीज मैराथन सीरीज हमारी चल रही है वो चल रही है यूट्यूब के थ्रू। तो यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस नहीं होगा। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू। तो मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन, आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। साथ में कहना चाहूंगा ये जो आपके सामने मैं सजेस्टेड आंसर डिस्कस करने वाला हूं, सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूं, इसका जो पीडीएफ है वो अभी आप हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, काफी सारे बच्चे व्हाट्सएप करते हैं कि मुझे अलग से व्हाट्सएप कर दीजिए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमने मोबाइल ऐप पे अपलोड किया इसीलिए है ताकि एक सेंट्रलाइजेशन सिस्टम हो जाए। क्योंकि अगर मेरे पास एक दिन में 100 बच्चों के मैसेज आ जाएंगे कि सर मुझे पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ भेज दो, रिक्वेस्ट करेंगे मुझे पीडीएफ दे दो, तो वो फिर हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जिसकी वजह से हमने क्या किया है, मोबाइल ऐप पे इसका सजेस्टेड आंसर जो है वो अपलोड कर दिया है। आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और मोबाइल ऐप में जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, पीडीएफ डाउनलोड करने में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है, आप बिल्कुल व्हाट्सएप कीजिए। जो भी पीडीएफ को डाउनलोड करने की प्रोसीजर है उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है प्रोसीजर को लेकर, वो वीडियो आपको 100% ऑफ कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर है एसएफएम का। सबसे पहले तो मैं यही क्लियर करना चाहूंगा कि पेपर के पैटर्न में किसी तरीके का कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। जो मॉडल क्वेश्चन पेपर पहले रिलीज हो रहे थे सिमिलर उसी बेसिस पे हमारे ये मॉडल क्वेश्चन पेपर भी रिलीज हुए हैं। अकॉर्डिंगली उम्मीद यही है कि किसी भी तरीके का जून 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे। सेक्शन ए में वही आपको 15 एमसीक्यू देखने को मिल रहे हैं 2-2 नंबर के, और उसके बाद सेक्शन बी में आपको 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। जितनी थ्योरी पूछी जाती थी उतनी ही पूछी जा रही है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। सेक्शन ए से स्टार्ट करता हूं। सेक्शन ए जो कि आपको पता है कि कंपलसरी होता है। 2-2 नंबर के इसमें 15 एमसीक्यू गिवन है, जिसमें सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन में सबसे पहले आपको एक थ्योरी एमसीक्यू मिल जाता है। पॉइंट नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम। सर, डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम जो होता है उसमें से इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, डिजिटल मनी होता है, डिजिटल लाइबिलिटीज या डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो सर डिजिटल लाइबिलिटीज जो है इस तरीके का कोई भी डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सी, दैट विल बी सी। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट प्रैक्टिकल। इफ प्रोजेक्ट कॉस्ट 12,000, अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट 12,000 है, एनुअल कैश इनफ्लो 4,500 हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% हो, लाइफ वो 4 साल की, जिसके आपको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 14% पे 4 साल के गिवन है 2.9136। सर कॉस्ट गिवन है, कैश इनफ्लो गिवन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट गिवन है, लाइफ गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली फैक्टर भी गिवन है। आप इजीली एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हो।
देन क्वेश्चन कहता है देन द सेंसिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट कॉस्ट इज, तो ये जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है इससे रिलेटेड सेंसिटिविटी बताओ। तो देखो मैंने यहाँ पे जैसा कि आपको पहले ही बताया कि सजेस्टेड आंसर का पीडीएफ आप हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर पाओगे, तो ऑलरेडी मैंने आपके लिए सॉल्यूशन तैयार किए हुए। सबसे पहले आप क्या करोगे, एनपीवी कैलकुलेट कर लोगे सेकंड पॉइंट में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की बात करें तो इनफ्लो आपका 4500, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 2.9137, तो 4500 इंटू 2.9137 दैट विल बी योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, माइनस करोगे प्रोजेक्ट कॉस्ट 12000, तो आपको आपका एनपीवी पता चलेगा दैट इज 1112 रुपए। 1112 रुपए एनपीवी है। जब आप सेंसिटिविटी चेक करते हो तो आप ऐसे देखते हो कि ये जो एनपीवी है मेरा ये जीरो हो जाए तो कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट में चेंज होगा, तो मेरा एनपीवी जीरो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अभी आप 1112 रुपए कमा रहे हो, तो कल को अगर आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1112 रुपए से बढ़ जाए, आपकी ये जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 1112 रुपए से बढ़ जाए, तो आपका ऑटोमेटिकली एनपीवी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब 1112 रुपए का एनपीवी बढ़ता है, 1112 रुपए का प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ती है, कितनी कॉस्ट पे, 12000 पे, तो कितना परसेंट बढ़ा ये, 9.27। सिंपल सी बात यह है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट आज जो 12000 रुपए, अगर वो 9.27% से बढ़ जाती है तो आपका एनपीवी हो जाएगा जीरो। तो सर आंसर होगा 9.27%, आंसर होगा 9.27%, आंसर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, एमसीक्यू थ्योरी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइन द लीजिंग सर्विस। सर इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो लीजिंग सर्विस को क्लियरली डिफाइन करता है। वन पार्टी एग्रीज टू रेंट प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अनदर पार्टी, इट गारंटी द लेसी also known as the tenant use of the asset, it guarantees the lessor regular payment from the lease, all of the above। तो सर ऑफ कोर्स ये तीनों ही पॉइंट जो है वो लीज को डिफाइन करते हैं, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। तो डी पॉइंट विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, अंडर सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस blank are instruments which issued subsidiary company in respect of receivable of holding or parent company, pass through certificate, pay through certificate, preferred stock certificate or none of these। तो सर सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में प्रेफर्ड स्टॉक सर्टिफिकेट आर इंस्ट्रूमेंट्स which issued subsidiary company in respect of receivables of holding or parent company, option C will be your correct answer, option C will be your correct answer। नेक्स्ट फिफ्थ जो एमसीक्यू है वो आपको प्रैक्टिकल मिल जाता है फ्रॉम बॉन्ड वैल्यूएशन। 1 year ago you purchased an annual coupon bond for ₹817.84। एक साल पहले आपने एक एनुअल कूपन बॉन्ड खरीदा, कितने रुपए में, 817.84 में। उस टाइम पे एट दैट टाइम द बॉन्ड हैड ए मैच्योरिटी ऑफ 15 years, उस टाइम पे इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 साल था। एक साल पहले मतलब आज बच गया 14 साल। फेस वैल्यू इसकी 1000 रुपए की है, कूपन का रेट है 5%, तो 1000 का 5% 50 रुपए आपका इंटरेस्ट हो गया, और वाईटीएम आपने कैलकुलेट किया तो 7% आया। लेकिन 1 year लेटर जब एक साल बाद फिर से आप वाईटीएम कैलकुलेट कर रहे हो तो वो बढ़कर 7.5 हो गया। क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं टोटल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द ईयर क्या होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड आफ्टर 1 year कितनी होगी, मतलब आज आपके बॉन्ड की वैल्यू क्या है। एक साल पहले 15 साल लाइफ थी, तो आज अगर मैं बात करूं तो 14 साल लाइफ बच गई है। तो ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ वाईटीएम जो कि अब आपका 7.5% आ रहा है, और प्रेजेंट वैल्यू 14 साल बचे तो 1 से 14 साल तक आप इंटरेस्ट रिसीव करोगे, 1000 का 5% 50 रुपए, और 14 ईयर के बाद आपको मिल जाएगी फेस वैल्यू 1000 रुपीज। 1 से लेकर 14 साल के 7.5% के प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुअटी लिख दिया, और ये 14 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख दिए, मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई 787.45। आपने जो बॉन्ड खरीदा था एक साल पहले 817.84, उसकी आज वैल्यू रह गई 787.45, तो क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू। लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड आपने 50 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, डिवाइड बाय ओपनिंग वैल्यू इनटू 100 किया, तो यह आया 2.4% के अराउंड, और 2.4% के अराउंड अगर मैं बात करूं तो योर आंसर विल बी 2.44%।
वो तो हम हर जगह फ्रैक्शन कंसीडर करते हैं, जिसकी वजह से माइनर से डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, बट एक्यूरेट जो आंसर होगा दैट विल बी एज पर एमसीक्यू 2.44% विल बी योर करेक्ट आंसर। P will be your correct answer. Next MCQ फिर से theory, sixth. Which of the following does not form a part of company analysis? जब फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है तो उसमें कंपनी एनालिसिस भी होता है, तो क्वेश्चन जानना चाहता है कि कंपनी एनालिसिस का कौन सा पार्ट इसमें से नहीं है। पॉइंट नंबर 8, ट्रेंड एनालिसिस ऑफ द कंपनीज मार्केट शेयर, लाइफ साइकिल एनालिसिस ऑफ द इंडस्ट्री, लेवरेज एंड कवरेज रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। तो सर कंपनी एनालिसिस की अगर आप बात करते हो तो उसमें लाइफ साइकिल एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री कवर नहीं होता, वो इंडस्ट्री एनालिसिस का पार्ट होता है। ऑप्शन बी विल बी योर फाइनल आंसर, ऑप्शन बी विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट 7th, फिर से आपको एक प्रैक्टिकल एमसीक्यू मिल जाता है फ्रॉम म्यूचुअल फंड चैप्टर। ए क्लोज्ड एंड फंड हैज ए पोर्टफोलियो करंटली वर्थ 350 मिलियन। एक आपने म्यूचुअल फंड बना रखा है, क्लोज्ड एंड फंड बना रखा है, उसकी करंटली वर्थ है 350 मिलियन की। द फंड हैज ए लाइबिलिटी ऑफ ₹5 मिलियन। 350 मिलियन का आपका पोर्टफोलियो है, 5 मिलियन की आपकी लाइबिलिटी है, तो 345 रुपए नेट वैल्यू बच गई। एंड 17 मिलियन यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, व्हाट इज द एनएवी? तो सिंपल सी बात है, 350 माइनस 5 अपॉन में 17 करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो सिंपल 350 माइनस 5 अपॉन में 17 करोगे, इट विल कम 20.29। 20.29, B option will be your correct answer. NAV of the fund will be 20.29. P will be your correct answer. Next, 8th one. फिर से प्रैक्टिकल है, फॉरेक्स में से गिवन है। इन जुलाई द 1 ईयर इंटरेस्ट रेट इज 4% ऑन स्विस फ्रैंक। एसएफ की बात करोगे, स्विस फ्रैंक की बात करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 साल का 4%। ये अगर यूएस डॉलर में बात करें तो 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है यूएस में। If the current exchange rate SFR, that is Swiss franc 1 is equal to $0.63, ये गिवन आपके पास डॉलर पर स्विस फ्रैंक कि एक स्विस फ्रैंक में 0.63 होते हैं, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट इन 1 ईयर? तो आप अप्लाई कर लो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी का फॉर्मूला। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी का फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड रेट अपॉन में स्पॉट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट। हमारे पास जो डेटा गिवन है वो गिवन है डॉलर पर स्विस फ्रैंक, तो मैंने लिख दिया फॉरवर्ड रेट डॉलर पर स्विस फ्रैंक डिवाइड बाय स्पॉट रेट डॉलर पर स्विस फ्रैंक। डॉलर का रेट ऊपर आ जाएगा और स्विस फ्रैंक का नीचे आ जाएगा। फॉरवर्ड रेट आप कैलकुलेट करना चाहते हो, स्पॉट रेट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 0.63। आपके पास डॉलर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13%, तो 1 प्लस 0.13 अपॉन में स्विस फ्रैंक का है 4%, तो 1.04। इसको सॉल्व किया तो फॉरवर्ड रेट आया 0.6845, तो योर फाइनल आंसर विल बी बी 0.6845। देखो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट मैं बात करूं आपको अपने स्टडी मटेरियल में से ही सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, या कहूं तो जो एमसीक्यू बैंक इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया हुआ है उसमें से ऑलमोस्ट ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। बट एमक्यू पे मैं यहाँ पे जो करवा रहा हूं उसका बेनिफिट ये होगा, आपको अलग अलग जगह इनके आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। एक क्यूमुलेटिव आपको सारे के सारे आंसर एक ही जगह पे मैं आपको करवा रहा हूं। नेक्स्ट, अदरवाइज क्या होगा, आप एक एक क्वेश्चन का आंसर इधर उधर ढूंढोगे, आपको कई दिन लग जाने, जबकि यहाँ पे अप्रॉक्स हम 1.5 से 2 घंटे की वीडियो में पूरा का पूरा ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेंगे, जो कि आपके ऑफ कोर्स एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। नेक्स्ट 9th जो एमसीक्यू है दैट इज थ्योरी। द फीचर ऑफ द जनरल वर्जन ऑफ द आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी दैट इज एपीटी that offers the greatest potential advantage over the simple capital asset pricing model is the identification of anticipated changes in production, inflation and term structure of interest rates as key factor explaining the risk return relationship. B point कहता है superior measurement of the risk free rate of return over historical time periods. C कहता है variability of coefficient of sensitivity to the arbitrage pricing theory factor for a given asset over time. And D is use of several factors instead of a single market index to explain the risk return relationship. तो इसका जो फाइनल आंसर है that is D. The future of the general version of the APT that offers the greatest potential advantage over the CAPM is the use of several factors
इंस्टेड ऑफ ए सिंगल मार्केट इंडेक्स टू एक्सप्लेन द रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। क्योंकि जब आप CAPM यूज करते हो तो आप यूज करते हो बीटा। बीटा यूज करने का मतलब आप सिंगल मार्केट इंडेक्स यूज करते हो, जबकि APT में हम सेवरल फैक्टर्स यूज करते हैं। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको फिर से MCQ एक प्रैक्टिकल देखने को मिल जाता है, दैट इज फ्रॉम पोर्टफोलियो। ए पोर्टफोलियो मैनेजर रियलाइज्ड एन एवरेज एनुअल रिटर्न ऑफ 15%। एक पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है एवरेज वो है 15%, बीटा जो है वो है 1.2 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न इज 25%। द एवरेज एनुअल रिटर्न फ्रॉम द मार्केट इंडेक्स वाज 11%, मार्केट का एनुअल रिटर्न देखोगे तो 11%, एंड द स्टैंडर्ड एविएशन मार्केट का देखोगे तो इट इज 20%। रिस्क फ्री रेट गिवन है 4% का। आपको यहाँ पे शार्प रेशियो अप्लाई करना है। सर शार्प रेशियो का तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, RP माइनस RF अपॉन में स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ P। पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइड बाय पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो 15% है, रिस्क फ्री रेट जो है वो है 4%, और पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है 25। तो 15 माइनस 4 अपॉन में 25, आंसर आ जाएगा 0.44। बाकी जो मार्केट का डेटा है वो आपको केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, क्योंकि वो नॉर्मली किस में यूज होता है, जो आपका अनदर रेशियो होता है ट्रेनियो रेशियो, उसमें नॉर्मली इसको यूज किया जाता है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 11th MCQ फिर से आपको एक प्रैक्टिकल MCQ देखने को मिल जाता है, दैट इज फ्रॉम ऑप्शन डेरिवेटिव ऑप्शन में से। प्रेजेंटली एक कंपनी शेयर प्राइस इज 120, एक कंपनी के शेयर का फिलहाल प्राइस चल रहा है 120। आफ्टर 6 मंथ द प्राइस विल बी आइदर या तो 150 होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, या फिर 110 होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। एक कॉल ऑप्शन एग्जिस्ट विद एन एक्सरसाइज प्राइस जो है कॉल ऑप्शन का वो 130 है। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट मैच्योरिटी डेट। तो सिंपल सी बात है, या तो आपका प्राइस होने वाला है 150 रुपए का, या फिर प्राइस होने वाला है 110 रुपए का। एक्सरसाइज प्राइस कितना है सर? एक्सरसाइज प्राइस रहेगा 130 का। जो कॉल ऑप्शन होता है उसमें फॉर्मूला होता है MP माइनस EP। 150 माइनस 130 करोगे 20 आएगा, 110 माइनस 130 करोगे माइनस 20 आएगा, जिसको जीरो कंसिडर किया जाता है। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 150 रुपए की प्राइस के होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, 0.8 है, और 110 की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करोगे 20 को 0.8 से 16, ये तो जीरो आएगा ही, तो 16 रुपी विल बी योर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल। बी विल बी योर करेक्ट आंसर 16 रुपए। बी विल बी योर करेक्ट आंसर 16 रुपीज। इसके बाद जो नेक्स्ट है 12th MCQ, वो भी आपको डेरिवेटिव में से ही देखने को मिल जाता है। फ्यूचर मार्केट का ये क्वेश्चन है, डेरिवेटिव फ्यूचर का क्वेश्चन। ए शेयर ऑफ सी लिमिटेड इज ट्रेडेड एट 1150। सी लिमिटेड का एक शेयर 1150 रुपए का चल रहा है। एन इन्वेस्टर इज बुलिश अबाउट द मार्केट। बुलिश होने का मतलब उनको लग रहा है प्राइस बढ़ेगा, तो उसने क्या किया, ही बाई 2 1 मंथ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉल ऑप्शन के ही कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, ऑप्शन का ही क्वेश्चन है। एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है 100 शेयर, मतलब 2 खरीदे हैं तो इसका मतलब 200 शेयर ऑन सी लिमिटेड विद ए स्ट्राइक प्राइस ऑफ 1195। एक्सरसाइज प्राइस रहेगा 1195, और इसके लिए इन्होंने प्रीमियम पे किया है 35 रुपए पर शेयर का। ठीक है, 3 महीने बाद क्या हुआ, शेयर का सेलिंग प्राइस हो गया 1240, MP हो गया 1240, और EP चल रहा था 1195 रुपए। तो आपको हर एक शेयर पे 45 रुपए का एक बेनिफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन 35 रुपए तो प्रीमियम चला गया, तो नेट बेनिफिट आपको एक शेयर पे 10 रुपए का मिलेगा, और 200 शेयर है तो 2000 रुपए आपका प्रॉफिट होगा। व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द इन्वेस्टर ऑन द पोजीशन? सिंपल 2000 रुपए का प्रॉफिट होगा। कैसे? MP हो गया 1240, EP चल रहा था 1195, तो वैसे तो आपको 45 रुपए का फायदा हुआ, बट आपने 35 रुपए का तो हर एक शेयर पे प्रीमियम पे कर दिया था, तो नेट प्रॉफिट हुआ एक शेयर पे 10 रुपए का। आपने 2 कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं 100 शेयर के, तो 200 शेयर लिए हुए हैं, तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा दैट विल बी 2000 रुपीज। 2000 रुपए आपका आंसर होगा। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ आपको थ्योरी MCQ देखने को मिल जाता है। कहते हैं द ट्रांजेक्शन वेयर द एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टेक्स प्लेस 2 days आफ्टर द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन एज। कहते हैं द ट्रांजेक्शन वेयर द एक्सचेंज ऑफ करेंसीज जो है वो 2 दिन के बाद होना है, तो इसको क्या बोलते हो आप? तो सर इसको स्पॉट ट्रांजेक्शन ही बोला जाता है, इसको स्पॉट ट्रांजेक्शन ही बोला जाता है। सी विल बी योर करेक्ट आंसर।
सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट दो जो आपको एमसीक्यू देखने को मिल रहे हैं, अगेन प्रैक्टिकल एमसीक्यू आपको देखने को मिल रहे हैं। 14th एमसीक्यू, एन इंडियन कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन यूएसए। अगेन फॉरेक्स में से एक एमसीक्यू गिवन है। द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन आर 8% इन इंडिया एंड 3% इन यूएसए। इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट रहेगा 8% का, यूएसए में ये 3% है। If the spot rate is currently 73.50 per dollar, what spot rate can you expect after 2 years? 2 साल के बाद बताओ क्या रेट होगा, assuming the inflation rate will remain the same over 2 years. तो सर जैसे हमने अभी अभी इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी अप्लाई किया था, वैसे ही सिमिलरली आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट पैरिटी थ्योरी अप्लाई करना है। फॉरवर्ड रेट ये आ जाएगा डॉलर पर रुपी अपॉन में स्पॉट रेट डॉलर पर रुपी इज इक्वल टू 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफ डॉलर अपॉन में 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफ रुपीज। फॉरवर्ड रेट आपको कैलकुलेट करना है 2 साल के बाद का। स्पॉट रेट क्वेश्चन में गिवन है 73.5। पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं रुपी पर डॉलर है तो पहले रुपी आ जाएगा, उसके बाद डॉलर आ जाएगा। 1 प्लस इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.08, लेकिन क्वेश्चन में 2 साल की बात चल रही है तो 2 साल आ जाएंगे की पावर n, डिवाइड बाय 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफ डॉलर 3% की पावर 2 2 साल के लिए। इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 80.81 80.81। बी विल बी योर करेक्ट आंसर 80.81। और लास्ट अगर बात करें 15th एमसीक्यू, इफ रिटर्न ऑन एसेट इज 0.195 एंड द लेवरेज फैक्टर ऑफ 1.38, द रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ द कंपनी इज। सर फंडामेंटल एनालिसिस में से एक एमसीक्यू क्वेश्चन गिवन है। आरओई का सिंपल फॉर्मूला होता है आरओए मल्टीप्लाई बाय लेवरेज फैक्टर, 0.195 मल्टीप्लाई बाय 1.38 करेंगे आपको आपका आंसर मिलेगा, दैट विल कम 0.269। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 15 एमसीक्यू गिवन है, जिसमें काफी सारा प्रैक्टिकल पोर्शन देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस 15 में से प्रैक्टिकल पोर्शन देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 9 एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिकल देखने को मिल रहे हैं और 6 थ्योरी एज एक्सपेक्टेड है। एज एक्सपेक्टेड है क्योंकि नॉर्मली 8 9 या 10 इतने एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिकल एसएफए में आ जाते हैं, बाकी 5 6 या 7 एमसीक्यू जो है वो थ्योरी देखने को मिलते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न ही है एमक्यूपी के अंदर, जो कि नॉर्मली आपके एग्जाम में फॉलो किया जाता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एमसीक्यू जो है प्रैक्टिकल एमसीक्यू के लिए आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी, क्योंकि आप जब अपना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस कवर कर रहे हो उसमें ये एमसीक्यू भी कवर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन जो थ्योरी एमसीक्यू है उसके लिए 6 से 7 एमसीक्यू है, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो है आप क्या करो, इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू बैंक जो है वो रेफर करो। इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल आपका, उसमें जो हर एक चैप्टर के पीछे एमसीक्यू गिवन होते हैं वो आप कवर कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, जो पिछले एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसमें जो एमसीक्यू आए हुए हैं वो भी आप करके जा सकते हो। मोर देन सफिशिएंट होता है। अगर आपने हमारी एसएफएम की स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए। एमसीक्यू, प्रैक्टिकल, थ्योरी सभी के बारे में एक स्ट्रेटजी काफी अच्छे से पीछे के जो पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके बताई हुई है, तो वो आपके लिए नो डाउट 100% बेनिफिशियल वीडियो है। प्लेलिस्ट में जाइए, स्ट्रेटजी फॉर जून 2025 का आपको वीडियो मिल जाएगा और वहां पे जाके आप स्ट्रेटजी देखिए, काफी ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो होगा वो आपके लिए। इसके बाद सेक्शन ए के बाद अगर हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं तो सेक्शन बी में भी पैटर्न को लेकर किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि हमें 2 क्वेश्चन की चॉइस मिलती है, तो 7 क्वेश्चन गिवन है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और हर एक क्वेश्चन की वेटेज कितनी होती है, 14 मार्क्स की। प्रैक्टिकल थ्योरी की भी मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 और 7 ये आपको पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिल जाते हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 वो आपको पूरा थ्योरी मिल जाता है। तो अगर अपना एसएफएम का प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो आपको थ्योरी अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, जो कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं, प्रैक्टिकल में कुछ मत छोड़ के जाओ, थ्योरी में भले ही कुछ भी मत पढ़ के जाओ, तो भी आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थ्योरी पढ़नी है, बट उसके लिए कोई रटिफिकेशन वाली थ्योरी आपको नहीं पढ़नी, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थ्योरी पढ़ के जानी होती है, जो कि आपका एमसीक्यू बैंक स्टडी मटेरियल में जो एमसीक्यू गिवन है वो,
और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू आए हुए हैं वो, अगर आप उतना भी पढ़ के जाते हो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट होगा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है, पार्ट ए जो है दैट इज गिवन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर, और पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं दैट इज बी पार्ट की बात करूं तो दैट इज गिवन फ्रॉम लीज टॉपिक, लीजिंग डिसीजन। चलो 2A देखो, सिंपल क्वेश्चन है काफी ज्यादा। एक्स लिमिटेड हैज ₹20 लाख एलोकेटेड फॉर कैपिटल बजटिंग पर्पस। एक्स लिमिटेड के पास 20 लाख रुपए है कैपिटल बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड द फॉलोइंग प्रपोजल्स आर अवेलेबल। कंपनी के सामने 6 प्रोजेक्ट है ABCDEF। आपको इनिशियल आउटले दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो गिवन है और टोटल प्रेजेंट वैल्यू भी आपके पास गिवन है। रिकमेंड विच ऑफ द अबव इन्वेस्टमेंट शुड बी अंडरटेकन एंड अज्यूम दैट द प्रोजेक्ट आर डिविजिबल। आपको मानते हुए चलना है कि प्रोजेक्ट डिविजिबल्स है, तो बताओ कौन कौन से प्रोजेक्ट आप कंसीडर कर सकते हो। तो सॉल्यूशन आपके लिए ऑलरेडी तैयार है, सॉल्यूशन आपके लिए ऑलरेडी तैयार है। सबसे पहले आप क्या करोगे, कैलकुलेशन फॉर एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और रैंकिंग। तो प्रोजेक्ट लिख लिए ABCDEF। सर इनिशियल कैश आउटफ्लो कॉपी कर लिया है क्वेश्चन से, क्वेश्चन से ही कॉपी करना है, सिंपल 6 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 4 लाख और 8 लाख, सिंपल ये फिगर्स कॉपी करनी है आपने। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू भी आपके पास गिवन है 732, 285, 840, 1062, 480, 840। सर प्रेजेंट वैल्यू का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है, ये यहां पे कॉपी हो गया, कॉपी हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर दिया है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू को इनिशियल आउटफ्लो से डिवाइड किया तो आपका ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। एक कैलकुलेट करके देख लो, 7,32,000 डिवाइड बाई 6 लाख। तो सर टोटल प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड करोगे इनिशियल आउटफ्लो से तो आपको आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पता चल जाएगा, जिसके बेसिस पे आप यहां पे दे सकते हो रैंकिंग। रैंकिंग की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन कहां पे है, सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन जो है वो है सर 1.4, इसके बाद आता है 1.22, इसके बाद आता है 1.2, देन 1.18, देन 1.05 और लास्ट में 0.95। अगर एनपीवी की मैं बात करूं तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से इनिशियल आउटफ्लो माइनस कर दोगे, आपको आपके एनपीवी पता चल जाएंगे, जिसमें आप देखोगे इसका तो एनपीवी नेगेटिव आ रहा है, तो इस प्रोजेक्ट को तो लेने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, तो बी को तो लेना ही नहीं है, बी तो एक तरीके से एलिमिनेट हो गया। अब आप प्रोजेक्ट को सिलेक्शन करना शुरू करोगे रैंकिंग के अकॉर्डिंगली, तो सबसे पहले ऑफकोर्स आप प्रोजेक्ट सी को कंसिडर करोगे। प्रोजेक्ट सी में कितना पैसा लगाना है आपने, 6 लाख लगा दो। सर मेरे पास तो 20 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए आपने लगा दिए, 6 लाख रुपए आपने लगा दिया और आपने कमा लिया कितना, 2,40,000 रुपए का एनपीवी। सेकंड नंबर आता है प्रोजेक्ट ए का, जिसमें 6 लाख रुपए लगाने लगा दिए, 6 लाख रुपए पहले लगा दिए थे, 6 अब लगा दिए, टोटल 12 लाख लगा दिए, और ए से आपको एनपीवी जनरेट हो जाएगा 132 का। तीसरे नंबर पे आता है ई प्रोजेक्ट, 4 लाख रुपए लगाने लगा दो सर, है हमारे पास 4 लाख रुपए लगा दिए, 12 पहले ही लगा चुके थे, 4 और लगा दिए, 16 लाख रुपए लगा दिए, और ई से आपको मिल गया 80,000 रुपए का एनपीवी। इसके बाद चौथा नंबर आता है आपका डी का, डी में वैसे तो 9 लाख रुपए लगने हैं, बट आपके पास अब केवल और केवल 4 लाख रुपए बचे और ये प्रोजेक्ट डिविजिबल है, तो आप 4 लाख रुपए देकर 20 लाख रुपए अपना इन्वेस्ट कंप्लीट करो। 9 लाख रुपए अगर आप लगाते प्रोजेक्ट डी में तो आपको एनपीवी 162 मिलता, 1,62,000 रुपए मिलता 9 लाख रुपए लगा के, तो 4 लाख पे आपको कितना मिलेगा, 72,000 प्रोपोर्शनेट आपको मिल जाएगा। तो टोटल एनपीवी कितना जनरेट कर पाओगे, 5,24,000 रुपए जनरेट कर पाओगे 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके। नोट लिख दिया है कि प्रोजेक्ट डी हैज बीन एक्सेप्टेड इन पार्ट, क्योंकि डिविजिबल प्रोजेक्ट है, एज द फंड्स अवेलेबल आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोजेक्ट इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सेप्ट डी इन फुल, एनपीवी भी प्रोपोर्शनेटली आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल कैलकुलेशन है क्वेश्चन नंबर 2A की। 7 नंबर के लिए काफी इजी क्वेश्चन है फाइनल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो, और इस तरीके के जो क्वेश्चन है आप अपनी क्लासेस में नो डाउट करके जाते हो। कैपिटल रैशनिंग जो है, डिविजिबल प्रोजेक्ट, इनडिविजिबल प्रोजेक्ट, ऑलरेडी क्वेश्चंस अपना क्लास में करा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 2B की तरफ बढ़ते हैं, लीजिंग डिसीजन में से ये क्वेश्चन है, द शारदा बेवरेजेज लिमिटेड हैज टेकन ए प्लांट ऑन लीज, 20 करोड़ रुपए का प्लांट है। द लीज अरेंजमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए लेवरेज लीज, द कुबेर लीजिंग लिमिटेड इज द इक्विटी पार्टिसिपेंट एंड द हिंदुस्तान बैंक लिमिटेड HBL इज द लोन पार्टिसिपेंट। ठीक है,
दे फंड द इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 2:8, 2:8, 4 करोड़ एक ने लगाया, बचा हुआ 16 करोड़ एक ने लगाया। द लोन फ्रॉम HBL कैरीज ए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट 19% का, पेबल इन 6 से इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट, लीज टर्म जो है 6 साल का है, विद लीज रेंटल पेबल एनुअली इन एरियर्स, इन एरियर्स का मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर। क्वेश्चन की डिमांड ये है, कैलकुलेट द इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ HBL। सबसे पहले तो आपको इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करके देनी है HBL के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके लिए तैयार है फॉर द पर्पस ऑफ टाइम सेविंग। एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 20 करोड़, प्रोपोर्शन कितना था डेट इक्विटी का, 2:8, तो लोन कितना हुआ, 16 करोड़ का और 4 करोड़ का इक्विटी हुआ। ठीक है, ये तो पहले ही कैलकुलेशन हो चुकी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, आई थिंक 19 नहीं है, 19 ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 19% का। तो अगर आप इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करोगे तो सिंपल आपको क्या करना है, 16 करोड़ रुपए की जो वैल्यू है, लोन अमाउंट जो है, उसको डिवाइड करना है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी एट द रेट ऑफ 19% फॉर 6 ईयर्स। तो 1 डिवाइड बाई 1.19, 2 3 4 5 6, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी आपके आ जाते हैं 6 साल के 3.4098। 16 करोड़ को डिवाइड करोगे 3.4098 से तो आपको x दैट इज 4 करोड़ 69 लाख 23,573 की इक्वल इंस्टॉलमेंट मिल गई। याद करो इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ लोन डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर जो भी टाइम पीरियड होता है वो। 469,23,573 की आपकी इक्वल इंस्टॉलमेंट आ गई। पी पॉइंट कहते हैं इफ द लीज रेट इज अननोन, अगर हमें लीज का रेंट पता ना हो एंड HBL का जो प्री टैक्स यील्ड का रेट हो वो 25% हो, तो बताओ कम से कम लीज रेंट क्या होगा। लीज रेंट आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो लीज रेंट हमने एज्यूम कर लिया x, तो नेट आउटफ्लो क्या होगा, लीज रेंट माइनस लोन इंस्टॉलमेंट। सर लीज रेंट कितना x एज्यूम किया और लोन की इंस्टॉलमेंट आपकी रहेगी दिस वन, तो इसको सॉल्व करें तो x माइनस 4 करोड़ 69 लाख 23,573 मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी फॉर 6 ईयर्स, लेकिन यील्ड का रेट कितना लेना आपको, 25%, 25% इज इक्वल टू, ये क्या है, ये है सर, ये क्या है, ये है आपकी वैल्यू 4 करोड़ रुपए की, दैट इज इक्विटी की वैल्यू, 4 करोड़ रुपए दैट इज इक्विटी की वैल्यू। तो x कितना आ जाएगा, 604,76463, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, इफ द लीज रेंट इज अननोन और HBL का प्री टैक्स यील्ड का जो रेट है, कैलकुलेट द मिनिमम लीज रेंट। अब प्री टैक्स की जब आप बात करते हो तो इंटरेस्ट तो पे हो चुका है, इंटरेस्ट तो पे हो चुका है, जिसकी वजह से इंस्टॉलमेंट तो हमने यहाँ पे माइनस कर दी है, और मिनिमम लीज रेंटल आपका कैलकुलेट होकर आएगा 6,04,76,463। सिमिलर क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का है, स्टडी मटेरियल में से ये क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया, कॉपी पेस्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के भी ऑफ कोर्स 2 पार्ट किए गए, क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 पार्ट किए गए हैं, जिसमें पार्ट अगर मैं एक ही बात करूं तो फिर से हमें ये जो पार्ट है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का जो रिस्की प्रपोजल वाला इवेल्युएशन होता है उसमें से देखने को मिल रहा है, और पार्ट बी जो है वो इस बार आपको दे दिया फंडामेंटल एनालिसिस में से, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर का क्वेश्चन मुझे यहां पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, वैल्यूएशन ऑफ शेयर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, साइबर कंपनी इज कंसीडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। एक कंपनी के सामने 2 प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट आउटले ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट इज 5 लाख, कोई सा भी ले लो 5 लाख रुपए का आउटफ्लो होगा, एंड ईच इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए लाइफ ऑफ 5 ईयर, 5 साल की लाइफ होगी। अंडर 3 पॉसिबल सिचुएशंस देयर एनुअल कैश इनफ्लोज एंड प्रोबेबिलिटीज आर एज फॉलोज। कहते हैं सिचुएशन गुड, नॉर्मल या फिर वर्स हो सकती है, गुड, नॉर्मल या वर्स हो सकती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.4, 0.3 है, और कैश फ्लो दे दिए हैं कि अगर मार्केट अच्छा रहा, सिचुएशन गुड रही, तो प्रोजेक्ट ए से 6 लाख रुपए का और बी से 5 लाख रुपए का, नॉर्मल सिचुएशन में प्रोजेक्ट ए से 4 लाख का, बी से भी 4 लाख का, वर्स्ट सिचुएशन में प्रोजेक्ट ए से केवल 2 लाख का और बी से 3 लाख रुपए का कैश फ्लो आने की उम्मीद है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट 9% लेना है, बताओ कौन सा प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन,
एनपीवी के बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट ए सबसे पहले एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। सर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो की अगर बात करें तो 6 लाख इन 2.3 प्लस 4 लाख इन 2.4 प्लस 2 लाख इन 2.3, आपको आपका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो पता चल गया 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। सिमिलरली प्रोजेक्ट बी में भी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो की कैलकुलेशन कर दूं तो इट विल बी 5 लाख इन 2.3 प्लस 4 लाख इन 2.4 प्लस 3 लाख इन 2.3, तो सर ये आ गया 4 लाख। हुआ क्या, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ए का भी 4 लाख है और बी का भी 4 लाख है, तो इसका मतलब कैश फ्लो तो सेम है, आउटफ्लो भी सेम है, तो एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग पॉसिबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में रिस्क देखो, रिस्क का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन देखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको पहले वेरिएंस निकालना होता है, तो वेरिएंस के लिए आप क्या करते हो, कैश फ्लो माइनस एवरेज कैश फ्लो, कैश फ्लो माइनस एवरेज कैश फ्लो स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। कैश फ्लो पहले केस में 6 लाख माइनस एवरेज कैश फ्लो इसका स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस कैश फ्लो माइनस एवरेज कैश फ्लो स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस कैश फ्लो माइनस एवरेज कैश फ्लो स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। आप चाहो तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी बना सकते हो। तो ये कैलकुलेट किया तो वेरिएंस आया आपका कुछ इतना, जिसका रूट किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया 154,919 का, 154,919 का, 154,919 का। अब इंस्टीट्यूट ने नो डाउट ई एनपीवी एनपीवी ये सब कैलकुलेट किया है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा और बी की तरफ बढ़ता हूं। पहले सेम कैलकुलेशन आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बी की भी करनी है, कैश फ्लो माइनस एवरेज कैश फ्लो स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस कैश फ्लो माइनस एवरेज कैश फ्लो स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस कैश फ्लो माइनस एवरेज कैश फ्लो स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। तो ये कुछ ये वाली फिगर आई वेरिएंस, जिसका रूट किया तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब इसके बाद हर साल आपका 4 लाख रुपए का कैश फ्लो था, तो ये ई एनपीवी नहीं, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है। 4 लाख रुपए आपका हर साल का कैश इनफ्लो था। लाइफ कितनी बताई जा रही थी आपको क्वेश्चन में, सर लाइफ हमें बताई जा रही थी यहाँ पे हर एक क्वेश्चन की 5 साल की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट था 9% का, तो जब आप 5 साल के 9% के फैक्टर अप्लाई करते हो तो ये आ जाता है अप्रॉक्स 3.8896 या फिर आप 3.890 राउंड ऑफ भी कर सकते हो। 3.890 की है तो ये आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। एनपीवी के लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करोगे, आपको आपका एनपीवी मिला 1056। सिमिलरली बी में कैलकुलेशन करी, ई एनपीवी नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है। 4 लाख रुपए का यहां पे भी था 3.890, तो ये वैल्यू भी सेम आएगी, तो ये वैल्यू भी सेम ही आएगी। तो हुआ क्या, कैश फ्लो सेम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो सेम, एनपीवी सेम, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा केवल और केवल रिस्क के बेसिस पे। सर रिस्क जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो प्रोजेक्ट ए में 154,919 का है, जबकि बी में ये केवल और केवल 77,459 का है। तो ऑफ कोर्स जब मुझे रिटर्न हर जगह सेम मिल रही है तो मैं कम रिस्क के लिए जाऊंगा, ऑप्शन बी जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। रिकमेंड क्या रहेगा, NPV in both project being the same, the project should be decided on the basis of standard deviation and hence project B should be accepted having lower standard deviation means less risky। क्योंकि जब मुझे पता ही है कि भाई रिटर्न सेम ही मिलनी है, कोई सा भी प्रोजेक्ट ले लूं, तो ऑफ कोर्स मैं उस प्रोजेक्ट के लिए जाऊंगा जहां पे रिस्क कम होगी। ऑप्शन बी में आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क कम है, तो आप ऑप्शन बी के लिए जाओगे, ऑप्शन बी के लिए आप ऑफ कोर्स जाने वाले हो। क्वेश्चन नंबर अगर 3B की तरफ बढ़ते हैं तो फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने फंडामेंटल एनालिसिस में वैल्यूएशन ऑफ शेयर का जो क्वेश्चन है वो मॉडल क्वेश्चन पेपर में रखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 एंड अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ भक्ति लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2024 अज्यूमिंग पीई रेशियो टू बी 10। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास पीई रेशियो गिवन है तो आप ईपीएस कैलकुलेट कीजिए, आप बहुत इजीली अपनी बिजनेस की वैल्यू पे पहुंच सकते हो। बट उसके लिए इस क्वेश्चन में आपको काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट प्राइस गिवन है 1 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए के अकॉर्डिंगली 3 लाख रुपए की वैल्यू है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गए 30,000। रिजर्व एंड सरप्लस में 1,80,000 है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000 का है, परचेज की बात करें 8 लाख रुपए, सेल की बात करें 10 लाख रुपए,
ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, सैलरी 80,000 रुपए का खर्चा, रेंट का खर्चा 11,000, फिक्स सेलिंग एक्सपेंस है 10,000 के, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 9,000 के, डेटर्स हैं 260 के, क्रेडिटर्स हैं 80,000 के, बैंक 2,10,000, बैड डेट्स आपके 10,000 के। अकॉर्डिंगली ये ट्रायल बैलेंस आपके सामने रख दिया। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक आपको एट द एंड ऑफ द ईयर मिल जाता है 1.5 लाख रुपए का। ये 1 अप्रैल 2024 बोला था, तो ये 31 मार्च 2024 आपको बता दिया है। ये 1 अप्रैल 2024 बताया था आपको, तो ठीक है, 1 अप्रैल 2024 का मतलब 31 मार्च 2024 ही होता है। डेप्रिशिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% per annum on cost price. Rupee 10,000 worth of fixed asset is to be added during the middle of 2024. During the year ended 31st March 2025, sales are likely to go up by 10% at the same price. आपकी एक तो सेल बढ़ने वाली है 10% से, प्राइस सेम रहेगा। अगर प्राइस सेम रहेगा, सेल बढ़ रही है 10% से, इसका मतलब 10% वॉल्यूम बढ़ा है, यूनिट्स बढ़ी है। परचेज प्राइस जो है वो 2% से बढ़ जाएगा। स्टॉक होल्डिंग इज लाइकली टू इंक्रीज बाय 65,000. Bad debts are expected to go up by 50%. Salaries and fixed selling expenses are likely to grow up by 10% and 5% respectively. And the variable selling expenses are estimated to higher by 10% per unit. Ignore tax. जो भी ऊपर डेटा गिवन था उसमें जो भी चेंजेस होने हैं वो आपको बता दिए। बस यही क्वेश्चन है और आपको बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसकी कैलकुलेशन एक बार देखनी पड़ेगी। एक बार आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडेड 2024। 31 मार्च 2024 को बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो 2022 लिखा हुआ है ये 31 मार्च 2023 हो जाएगा। 31 मार्च 2000 ये 24 ले लेंगे, अच्छा एक सेकेंड। जो 21 है वो 24 है और जो 22 है वो 25 है। ये 24 है, ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये आपका 2025 हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंसीडर करना है। ध्यान देना, ध्यान देना, आप यहां पे अगर पिछले साल 31 मार्च 2024 की बात करते हो तो ओपनिंग स्टॉक था आपका 1 लाख रुपए का, परचेजेस थी 8 लाख की और क्लोजिंग स्टॉक था 1.5 लाख का। ओपनिंग 1 लाख प्लस परचेजेस 8 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1.5 लाख, 7.5 लाख रुपए आया। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपका वो था 7.5 लाख रुपए। कब? जब आपकी जो सेल्स थी वो थी 10 लाख रुपए की। जब आपकी सेल्स थी 10 लाख रुपए की तो वी कैन से सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो सेल्स का 75% होता है। बिल्कुल ठीक बात है, लास्ट ईयर के हिसाब से यही कहानी आई। 10 लाख रुपए की जब सेल थी तो 7.5 लाख रुपए का सीओजीएस था, मतलब वी कैन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 75% ऑफ सेल। अब 2025 में आपकी जो सेल्स है, क्वेश्चन का सेल हमारी 10% से बढ़ जाएगी, 10% से बढ़ जाएगी, सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं है। तो जो सेल्स है 10 लाख वो 11 लाख हो जानी है, सेल जो है वो 10 लाख से 11 लाख हो जानी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अगर मैं बात करूं तो अगर अगर जो क्वेश्चन में ये बोला है कि भाई 2% का परचेज प्राइस बढ़ जाएगा, अगर इन चीजों को इग्नोर किया जाए तो सिंपल आप कहते हैं सर 11 लाख रुपए है और 11 लाख रुपए का 75% की अगर मैं बात करूं तो 8,25,000 रुपए मेरा सीओजीएस होता। लेकिन ये तब होता जब कॉस्ट में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होता। लेकिन 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 क्वेश्चन ने तो कहा है कि परचेज प्राइस मेरा 2% से बढ़ जाएगा। एज द कॉस्ट हैज इंक्रीज बाय 2%, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मैं बात करूं, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग था वो था 1.5 लाख रुपए, जो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। अब ये जो आप 825 का यूज करते, इस 825 में 150 तो ऑफकोर्स आप पुराना वाला यूज करोगे। तो सर 825 में 1.5 लाख तो पुराना वाला यूज करता, तो नया वाला जो है वो 675 यूज करूंगा।
लेकिन नया वाला 675 में मिलेगा नहीं, वो 2% एक्स्ट्रा प्राइस पे मिलेगा क्योंकि परचेज प्राइस बढ़ गया। तो 6,75,000 में 2% ऐड कर लो और 1.5 लाख रुपए ओपनिंग स्टॉक यूज करूंगा, तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी दैट विल बी 838,500, जो आपको यहां पे लाकर लिखनी है। तो ये सीओजीएस की जो कैलकुलेशन है वो आपको अंडरस्टैंड थोड़ा सा करना पड़ेगा। बाकी चीजें जो है वो सिंपल है, बाकी चीजें सिंपल है। जैसे डेप्रीशिएशन की अगर मैं बात करूं तो डेप्रीशिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो सर कॉस्ट कितनी थी 1 लाख की, तो इस 1 लाख का 10% 10,000 रुपए तो एक हो गया, 10,000 रुपए तो एक हो गया। लेकिन रुपी 10,000 वर्थ ऑफ फिक्स्ड एसेट इज टू बी एडेड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 2024। 2024 का मिडल होता है जून, तो 30 जून या 1 जुलाई को आप खरीदोगे, जबकि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं 31 मार्च को, 9 महीने के बाद। तो 10,000 रुपए पे 10% की बजाय 9 महीने का 7.5% ही लगेगा। तो 10,000 का 7.5%, 750 रुपए का डेप्रिशिएशन एक लग जाएगा। 1 लाख रुपए का 10% लग जाएगा और इस 10,000 पे 9 महीने का डेप्रिशिएशन 750, तो 10,750 रुपए का आपका डेप्रिशिएशन कैलकुलेट होके आ जाएगा। 10,750 रुपए आपका डेप्रिशिएशन कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं। सेल्स परचेज हो गया, स्टॉक वगैरह की कोई रेलेवेंसी नहीं है क्योंकि आपने सीओजीएस लिख दिया है। बेड डेट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 50%, तो जो 10,000 रुपए का बेड डेट्स था वो आपका 15,000 हो जाएगा, वो आपका 15,000 हो जाएगा। इसके अलावा सैलरीज एंड फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस आर लाइकली टू ग्रो बाय 10%, सैलरी आपकी 10% से बढ़ जाएगी, तो जो 80,000 है वो 10% से बढ़ा के 88,000 कर दोगे। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि फिक्स सेलिंग एक्सपेंस 5% से बढ़ेंगे, तो 10,000 को 5% से बढ़ाऊं तो इट विल बी 10,500, 10,500। इसके अलावा क्वेश्चन ने कहा कि वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस 10% से बढ़ जाएंगे, तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस 9,000 है, 10% से बढ़ जाएंगे तो 9,900 हो जाएंगे। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस 9,900 हो जाएंगे, पहले तो ये 9,900 हो जाएंगे। साथ में क्वेश्चन ने कहा था सेल बढ़ गई 10% से, प्राइस नहीं बढ़ा तो केवल वॉल्यूम ही तो बढ़ा, तो प्लस 10% भी हो जाएगा 9,900 में, तो इट विल बी 10,890, 10,890। इसके अलावा जो भी खर्चा है वो एज इट इज कंसीडर कर लो। एक ही खर्चा बचा सर, रेंट 11,000 रुपए, इसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है, तो 11,000 ही रह जाएगा। सेल आपकी 11 लाख है ही, तो नेट प्रॉफिट आ गया 1,15,360, 1,15,360 रुपए का प्रॉफिट है। कितने शेयर्स पे, तो सर 3 लाख की कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 30,000, तो ईपीएस आ गया 3.8453। मल्टीप्लाई में पीई रेशियो कितना चल रहा है, पीई रेशियो चल रहा है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे आपको आपका शेयर का प्राइस पता चल जाएगा 38.453। अगर आप चाहो तो बस ये वैल्यू ऑफ शेयर आ गया, इसको 30,000 से मल्टीप्लाई करके आप टोटल बिजनेस की वैल्यू भी कैलकुलेट करके दे सकते। तो बस इसमें मेन जो पॉइंट है वो आपका सीओजीएस की जो कैलकुलेशन है वो रहेगा। सेम क्वेश्चन हमने अपनी क्लासेस में करा हुआ है फंडामेंटल एनालिसिस के चैप्टर में, और काफी डिटेल में मैंने वहां पे आपको सीओजीएस वगैरह की कैलकुलेशन भी समझाई हुई है। मे भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस का ये क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स का एग्जाम में इस तरीके का देखने को मिल जाए, अगर एमक्यूपी में कवर किया है इस बार, नहीं तो नेक्स्ट टाइम देखने को मिलने के पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी का क्वेश्चन, और पार्ट बी की तरफ अगर देखें तो पार्ट बी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है फ्रॉम म्यूचुअल फंड लाइक क्वेश्चन देखने को लग रहा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4A। You have been reading about Software Limited, which currently retains 90% of its earning. अर्निंग का 90% रिटेन कर लेते हैं, मतलब केवल 10% डिविडेंड पे आउट है। ₹5 ए शेयर दिस ईयर, अर्निंग कितनी है 5 रुपए की। इट अर्न्स ए रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ ऑलमोस्ट 30%, आरओई का रेट है इनका 30%। अज्यूमिंग ए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14%, कैलकुलेट द अमाउंट यू पे फॉर द शेयर ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग मल्टीप्लायर मॉडल। आपको अर्निंग मल्टीप्लायर मॉडल अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 14% का, आरओई बता दिया है 30%, रिटेंशन रेशियो बता दिया 90%, ईपीएस आपको बता दिया 5 रुपए। तो ग्रोथ रेट क्या होगी, ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है बी इंटू आर, बी मतलब रिटेंशन रेशियो, आर मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटेंशन रेशियो आपका 90%,
जिस पे आप कमाओगे 30%, तो ग्रोथ होगी आपकी 27% की। एज पर क्वेश्चन आपको अप्लाई करना है अर्निंग मल्टीप्लायर मॉडल। अर्निंग मल्टीप्लायर मॉडल में पीई का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में ई इज इक्वल टू डिविडेंड पे आउट रेशियो अपॉन में के माइनस सी। अगर 90% इज द रिटेंशन रेशियो तो 10% इज द डिविडेंड पे आउट रेशियो अपॉन में के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस जी ग्रोथ रेट 27%। तो इसको आप सॉल्व कर लो। सिंस द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के इज, अच्छा के जो है वो लेस देन ग्रोथ रेट है, तो अर्निंग मल्टीप्लायर मॉडल जो है वो यहाँ पे यूज नहीं हो सकता, क्योंकि इस सिचुएशन में आंसर नेगेटिव आता है और जो नेगेटिव वैल्यू है वो तो होती ही नहीं है। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं इसका आंसर फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है, कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट यू पे फॉर द स्टॉक इफ द रिटेंशन रेशियो को कम कर दिया, 60% कर दिया, और आरओई को भी चेंज कर दिया, 19% कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार कैलकुलेशन हो जाएगी। सर इस बार R19 है, रिटेंशन रेशियो 60 है, तो आपका ग्रोथ रेट जो है वो 11.4 हो गया। अब आपकी कैलकुलेशन पॉसिबल है। इस बार 60% रिटेंशन है तो 40% इज द डिविडेंड पे आउट रेशियो अपॉन में के वही 14% रहेगा, ग्रोथ आ गई नई 0.114, आंसर आया 15.38। 15.38 15.38। इसमें एक और कैलकुलेशन करके दी हुई है, इसमें एक और कैलकुलेशन करके दी हुई है, बट अगर मैं बात करूं तो इस कैलकुलेशन की मुझे नहीं लगता किसी तरीके की कोई रेलेवेंसी है। इफ नेक्स्ट ईयर अर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू बी, अगर आप नेक्स्ट ईयर की अर्निंग की बात करते हो तो नेक्स्ट ईयर की अर्निंग क्या होगी, 5 रुपए का आपका अर्निंग अभी चल रही थी और 14% का आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो नेक्स्ट ईयर की अर्निंग होगी 5.57, जिसपे अगर आप एप्लीकेशन करोगे तो फिर 15.38। अच्छा ठीक है, वैल्यू तो निकली नहीं ना, ये तो पीई निकला है। ठीक है, आगे की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि हमें तो वैल्यू निकालनी है, अभी तो पीई निकला है। तो पीई है 15.38, जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे ई से जो कि 5.57 है, तभी तो आपको प्राइस मिलेगा। तो 85.69 विल बी द फाइनल आंसर। ये तो पीई कैलकुलेट होके आया था, ना कि प्राइस। ठीक है, तो जब तक आप इसको ई से मल्टीप्लाई नहीं करोगे आंसर नहीं आएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर 85.69। इसके बाद अगर पार्ट बी की तरफ देखते हैं तो कहते हैं 4 फ्रेंड्स एस टी यू एंड वी हैव इन्वेस्टेड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी इन 4 डिफरेंट फंड्स इन ट्यून विद देयर एटीट्यूड टू रिस्क। 4 फ्रेंड्स है एस टी यू वी, चारों ने सेम अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया है, लेकिन 4 अलग अलग फंड में अपनी अपनी रिस्क लेने की क्षमता है उसके हिसाब से। एस प्रेफर टू प्ले एग्रेसिव and is keen on equity funds. T is moderately aggressive with the desire to invest up to 50% of his fund in equity, whereas U does not invest anything beyond 20% in equity. और जो V है however relies more on movement of market and prefer any fund which replicate the market portfolio. S equity fund में T 50-50, U 20% in equity, V कहता है मार्केट के साथ चलूंगा। Their investment particulars, returns therefrom and beta of the fund are given below. Fund invested, अगर मैं बात करूं तो मनी मल्टीप्लायर फंड है 100% इक्विटी जिसको एस ने इन्वेस्ट किया होगा, रिटर्न 23.5% की, बीटा 1.8। जो टी 50-50 वाले हैं उन्होंने बैलेंस्ड ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट किया होगा, 50% इक्विटी 50% डेट, इसमें रिटर्न 16.5%, बीटा 1.25। और यू जो 2080 है इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा सेफ मनी फंड में जिसका रिटर्न 12.5% है, बीटा फैक्टर 0.6। और जो वी है मार्केट का रिटर्न 16% एंड द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7%। एग्जामिन विच ऑफ द 4 फ्रेंड इज आर अवॉर्डेड रिवॉर्डेड बेटर पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन। तो इसके लिए आपको रिवॉर्ड रिस्क कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 7%। फंड का नाम लिख दिया है चारों का, बीटा लिख दिया है, वी का बीटा वी मार्केट के हिसाब से जाएगा तो मार्केट का बीटा हमेशा 1 होता है। पोर्टफोलियो की रिटर्न लिख दी है सबकी, ये वी की आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, या गिवन है 16%, गिवन है मार्केट की रिटर्न भी गिवन है 16%, तो ठीक है लिख दिया। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है रिस्क रिवॉर्ड मेजर के लिए ट्रेन्योर मेजर हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पोर्टफोलियो की रिटर्न गिवन है, हमारे पास रिस्क फ्री रिटर्न भी गिवन है,
और हमारे पास बीटा गिवन है, और बीटा जो है वो यूज किया जाता है ट्रेन्योर में। शार्प में स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ट्रेन्योर में बीटा होता है, तो डिवाइड बाय बीटा। तो सिंपल आरपी माइनस आरएफ अपॉन में बीटा करना है आपने, तो अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा, 23.5 माइनस 7 अपॉन में 1.8, ये आएगा आपका 9.17, ये 7.6, ये 9.17, ये 9। हाईएस्ट रिटर्न इसकी है तो रैंकिंग 1 इसकी रहेगी, इसकी भी सेम है तो रैंकिंग 1 रहेगी, ये सेकंड नंबर पे और ये थर्ड नंबर पे आएगा। बोथ एस एंड यू हैव अर्नड द सेम रिवॉर्ड पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन व्हिच इज मोर देन द मार्केट रिवॉर्ड रिस्क ऑफ 9%। तो एस और यू में सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट होगी पर यूनिट ऑफ रिस्क, और टी में सबसे कम है, बी में मार्केट के इक्वल 9% आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ट्रेन्योर मेजर का क्वेश्चन है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ नहीं है कि ट्रेन्योर अप्लाई करना है, बट बीटा गिवन है तो आप ट्रेन्योर अप्लाई कर सकते हो। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता तो आप यहां पे शार्प मेजर यूज करके अपना आंसर दे पाते। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं तो 5A दिखाई दे रहा है पोर्टफोलियो में से, और इवन पार्ट बी जो है वो भी पोर्टफोलियो में से, क्योंकि पोर्टफोलियो में से हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं 7 मार्क्स के और 14 मार्क्स की वेटेज रहती है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी 2 क्वेश्चन पोर्टफोलियो में से गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5A, टी लिमिटेड हैज बीन एंजॉयिंग ए सब्सटेंशियल नेट कैश इनफ्लो and until the surplus funds are needed to meet tax and dividend payments and to finance further capital expenditure in several months time, they have been invested in a small portfolio of short term equity investment, and details of the portfolio which consist of shares in 4 UK listed company are as follows। 4 कंपनीज है A B C D जिसमें आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। नंबर ऑफ शेयर्स बता दिए हैं, यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर बता दिया, तो नंबर ऑफ शेयर को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके आप मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और मार्केट वैल्यू का एक प्रोपोर्शन भी कैलकुलेट कर पाओगे अगर जरूरत हो तो। बीटा आपके पास गिवन है, लेटेस्ट ईयर का डिविडेंड यील्ड गिवन है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी इन द नेक्स्ट ईयर भी गिवन है। द करंट मार्केट रिटर्न 19% है, रिस्क फ्री रेट आपका 11% रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन कैलकुलेट द रिस्क ऑफ द टी लिमिटेड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटिव टू दैट ऑफ द मार्केट। सर आपको एक तरीके से पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करके देना है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ पोर्टफोलियो बीटा बना सकते हो, जिसके लिए वेटेड बीटा आपको कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहले चारों कंपनियों के नाम कॉपी कर लिए हैं A B C और D, उसके बाद कॉपी कर लिए हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 60,000, 80,000, 1 लाख और 1,25,000। देन कॉपी कर लिया है मार्केट प्राइस ताकि मल्टीप्लाई करके हम मार्केट वैल्यू निकाल सके 4.29, 2.92, 2.17 और 3.14। जब आप नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मार्केट वैल्यू पता चल जाएगी, जिसका टोटल आपको पता चल गया 11,500,000 है। प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर लिया 257,400 डिवाइड बाई 11,500,000, 2,33,600 डिवाइड बाई 11,500,000, 2,17,000 डिवाइड बाई 11,500,000, 3,92,500 डिवाइड बाई 11,500,000, जिसको जो क्वेश्चन में बीटा हमारे पास गिवन है 1.2, 2.3, 0.85 और 1.28 इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके सम अप करेंगे तो हमें हमारा पोर्टफोलियो बीटा पता चल जाएगा। पोर्टफोलियो बीटा पता चल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पॉइंट कहता है रिकमेंड करो विद रीजन वेदर टी लिमिटेड शुड चेंज द कंपोजिशन ऑफ इट्स पोर्टफोलियो। तो सर सिक्योरिटी है 4, सीएपीएम के अकॉर्डिंगली वैल्यूएशन अगर करें तो सीएपीएम का फॉर्मूला होता है आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ, जिसमें क्वेश्चन में आरएफ गिवन आपके पास 11% प्लस बीटा, बीटा आप लिख लो 1.2, 2.3, 0.85 और 1.28 और मल्टीप्लाई बाय मार्केट रिस्क प्रीमियम जो कि 19 और 11 का डिफरेंस होगा 8% का। तो ये सीएपीएम के अकॉर्डिंगली रिटर्न आ गई। जबकि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है आपको नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में एक्सपेक्टेड रिटर्न है 19.5, 24, 17.5 और 23 का। तो देखो वैल्यूएशन अंडर सीएपीएम बात करें तो 20.6, बट एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो है 19.5। सर दैट विल इंडिकेट ओवर प्राइस सिचुएशन, क्योंकि होगा क्या जब मार्केट में प्राइस ज्यादा होगा तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो नेक्स्ट ईयर में होगी वो कम होगी। तो प्राइस ज्यादा होगा तो रिटर्न कम होगी,
तो मतलब ओवर प्राइस्ड है, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको कम देखने को मिल रही है। तो ओवर प्राइस के केस में हम क्या करते हैं, बेच देते हैं। सिमिलरली यहां पे भी आपको रिटर्न कम दिख रही है एक्सपेक्टेड, तो ओवर प्राइस्ड है, बेच दो। यहां पे भी कम दिख रही है, ओवर प्राइस्ड है, बेच दो। यहां पे ज्यादा दिख रही है, ज्यादा रिटर्न होने का मतलब मार्केट में प्राइस कम होगा तो रिटर्न ज्यादा कैलकुलेट होके आएगी, मतलब अंडर प्राइस सिक्योरिटी होगी, और अंडर प्राइस सिक्योरिटी हमेशा खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में इसका प्राइस बढ़ेगा, बेच लेना, आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये आपका कंपोजिशन होना चाहिए। रिकमेंडेड कंपोजिशन ये है कि ए बी सी जो है वो मत खरीदो, बेचो उसको तो, और डी जो है वो खरीद लो। ए बी सी बेच दो और डी को खरीद लो, दैट इज द चेंज इन कंपोजिशन। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 बी की तरफ बढ़ते हैं, तो अगेन पोर्टफोलियो में से एक सिंपल क्वेश्चन, पॉइंट बी पार्ट बी। एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज विद द फॉलोइंग रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप पी में इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न 15% की आएगी, 3% रिस्क के साथ। क्यू में इन्वेस्ट करोगे 22% की रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 7% रिस्क के साथ। द इन्वेस्टर प्लान टू इन्वेस्ट 80% ऑफ इट्स अवेलेबल फंड इन पी और बचा हुआ 20% क्यू में। द डायरेक्टर्स बिलीव दैट द कोरिलेशन जो होगा वो +1 होगा, तो कैलकुलेट द रिटर्न फ्रॉम द प्रपोज्ड पोर्टफोलियो ऑफ शेयर पी एंड क्यू। सर अगर 1 कोरिलेशन है तो बहुत इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जस्ट आपको वेटेड कैलकुलेशन करनी है। 15% की रिटर्न, 22% की रिटर्न, 80%, 20%, 15 का 80%, 12, 22 का 20%, 4.4। योर पॉइंट नंबर 1 आंसर विल बी 16.4% विल बी योर पोर्टफोलियो रिटर्न। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं पोर्टफोलियो की रिस्क बताओ, और अगर कोरिलेशन 1 है तो डायरेक्टली रिस्क भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्टली आप रिस्क भी कैलकुलेट कर सकते हो। काफी सारी कैलकुलेशन यहाँ पे की गई है, काफी सारी यहाँ पे कैलकुलेशन की गई है, लेकिन सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की जरूरत थी नहीं। हालांकि ठीक है, आप इसके हिसाब से कर सकते हो, ये कैलकुलेशन भी कोई गलत नहीं है, बट अगर कोरिलेशन आपका परफेक्ट पॉजिटिव है, अगर आपका कोरिलेशन जो है वो परफेक्ट पॉजिटिव है, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो और कोरिलेशन आपका परफेक्ट पॉजिटिव +1 है, तो आप पहले तो रिस्क कैलकुलेट करोगे। रिस्क कैलकुलेट क्या करना है, रिस्क तो ऑलरेडी गिवन है 3% और 7%, तो आप यहाँ पे बहुत इजीली कैलकुलेशन सिंपल ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं नहीं कहूंगा गलत है, बट आप सीधा सीधा 3 का 80% प्लस 7 का 20% भी तो कर सकते हो। इट विल बी 3.8%। तो आप शॉर्टकट जा सकते हो, कोरिलेशन +1 है तो हाँ, ये जो कैलकुलेशन है आपको करनी पड़ती है जब कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव नहीं होता तब। और थर्ड पॉइंट में कहते हैं सपोज करो कि कोरिलेशन जो है वो नेगेटिव है, 1 है। सर कोई दिक्कत नहीं है, ये परफेक्ट नेगेटिव है। देन एनालाइज हाउ शुड द कंपनी इन्वेस्ट इट्स फंड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए जीरो रिस्क पोर्टफोलियो। तो इस सिचुएशन में तो आपको प्रोपोर्शन निकाल के देने हैं कि आपका रिस्क जो है वो जीरो रिस्क पोर्टफोलियो हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। इस सिचुएशन में आपको प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना होता है। प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी पी इज इक्वल टू वेरियांस ऑफ क्यू। अगर आपको पी का कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे वेरियांस ऑफ क्यू माइनस को वेरियांस ऑफ पी क्यू डिवाइड बाई वेरियांस ऑफ पी प्लस वेरियांस ऑफ क्यू माइनस 2 इंटू को वेरियांस। प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी क्यू निकालना होगा तो सिंपल 1 में से अगर पी का प्रोपोर्शन माइनस कर देंगे निकल जाएगा। इसके लिए अब आपको कोवेरियांस निकालना पड़ेगा पी क्यू का। तो कोवेरियांस का फॉर्मूला हो जाएगा कोरिलेशन ऑफ पी क्यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन पी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्यू। कोरिलेशन आपको -1 लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन पी का 3% गिवन है, क्यू का 7%, तो ये -21 आ जाएगा, -21 आ जाएगा। अब इसको अप्लाई करने की कोशिश करो। डब्ल्यू पी दैट इज वेरियांस ऑफ क्यू माइनस कोवेरियांस ऑफ पी क्यू डिवाइड बाई वेरियांस ऑफ पी प्लस वेरियांस ऑफ क्यू माइनस 2 इंटू कोवेरियांस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्यू का 7 था तो 7 का स्क्वायर वेरियांस हो जाएगा, -21 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर वेरियांस ऑफ पी प्लस 7 का स्क्वायर वेरियांस ऑफ क्यू माइनस 2 इंटू कोवेरियांस -21। इसको सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है, ये 0.70 आएगा। और अगर 70% पोर्टफोलियो में पी होगा तो 30% बचा हुआ क्यू होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपने ऑलरेडी क्लास में करे हुए हैं, जिसमें हम मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो कैलकुलेट करते हैं, और जब भी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है आप अपने रिस्क को 0 तक लेकर जा सकते हो। इसी वजह से क्वेश्चन ने कहा जीरो रिस्क पोर्टफोलियो कैलकुलेट करके बताओ। अगर ये कोरिलेशन -1 के अलावा कुछ भी होता तो उस सिचुएशन में क्वेश्चन जीरो रिस्क नहीं, फिर वो क्वेश्चन आपको मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो वर्डिंग यूज
करता वहां पे। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पहला जो पार्ट है दैट इज फ्रॉम ऑप्शन या फ्यूचर। सर दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम फ्यूचर कैलकुलेशन है, और बी पार्ट में आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो फुल्ली डेडिकेटेड टू डेरिवेटिव्स है। फ्यूचर ऑप्शन जो होते हैं डेरिवेटिव में उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6A की तरफ बढ़े। तृप्ति हैज टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज M और N carrying an yield of 15% per annum. The tenure of both these investment is 3 years. दोनों का इन्वेस्टमेंट टर्म तो 3 साल ही रहेगा। M इन्वेस्टमेंट जो है M offers continuous compounding facility whereas N offers yield on the basis of monthly compounding. दोनों में कंपाउंडिंग का फर्क है। M में कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग चलेगी जबकि N में मंथली कंपाउंडिंग चलती है। एडवाइज विच ऑफर विल तृप्ति ऑप्ट फॉर, कौन सा ऑप्शन आपको अडॉप्ट करना चाहिए? तो सॉल्यूशन तो आपके लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 6A की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6A की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपको ये बताया नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कितना है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने एज्यूम कर लिया है, इन्वेस्टमेंट एज्यूम कर लिया 20 लाख रुपए का। अगर आपके इन्वेस्टमेंट M में कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग होगी तो E की पावर अप्लाई होगा। तो A इज इक्वल टू P इंटू E की पावर RT। 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, रिटर्न कितना सर? 15% का, 15% का इंटू कितना टेनोर रहेगा? 3 साल का। तो R है 15%, टेनोर है 3 पीरियड का, तो ये हो गया E की पावर 0.45। तो 20 लाख को E की पावर 0.45 की वैल्यू होती है 1.5683। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको बता दी जाएगी। अकॉर्डिंगली ये वैल्यू आ जाएगी 31,36,600। लेकिन अगर यही मैं बात करूं N की तो वहां पे मंथली कंपाउंडिंग चलती है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन में M की पावर N इंटू M। 20 लाख इंटू 15% का रेट है, डिवाइड बाई 12 किया तो वो मंथली बेसिस पे आ जाएगा कि पावर 36 महीने हो जाएंगे, क्योंकि 3 साल मतलब 36 मंथ। इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 31,27,888। 31,27,888। तो अभी के लिए अच्छा क्या है? इन्वेस्टमेंट M अच्छा है। ऑफ कोर्स कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग होना ज्यादा बेटर रहता है इन कंपैरिजन विद मंथली कंपाउंडिंग। कहते हैं कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग फैसिलिटी कम्स एट ए प्राइस ऑफ ₹180 पर एनम पर लैख ऑफ डिपॉजिट। कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग में खर्चा भी है क्या? 180 रुपए पर एनम पर लैख ऑफ डिपॉजिट, चार्जेबल एट द एंड ऑफ द पीरियड टू एग्जामिन द पोजीशन। तो मैंने यहां पे क्या किया? चार्ज कर लिया 180 पर एनम पर मंथ। 20 लाख है तो 20 इंटू 180 3600 रुपए का खर्चा होगा हर साल। तो 3 साल में आपका 10,800 का खर्चा होगा, जबकि इन्वेस्टमेंट N में इस तरीके का कोई खर्चा नहीं है। तो यहां पे जो नेट आपके पास बचेगा वो बचेगा 31,25,800 केवल, जबकि यहां पे 31,27। तो अब ये बेटर है। जब आप चार्जेस भी कंसिडर कर लेते हो तो N इज बेटर। रिकमेंड एट व्हाट प्राइस विल तृप्ति बी इनडिफरेंट टू कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग एंड मंथली कंपाउंडिंग। तो आपको यहाँ पे इनडिफरेंस पॉइंट भी कैलकुलेट करके देना है। सर इनडिफरेंस पॉइंट अगर कैलकुलेट करके देना है तो इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ये तो कर दिया मैंने पीछे ही। केस ए नो चार्जेस फॉर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, तो इन्वेस्टमेंट M प्रेफरेबल था। चार्जेस आते हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट N प्रेफरेबल हो गया। इनडिफरेंस पॉइंट की बात करें तो अमाउंट रिसीवेबल अंडर मैच्योरिटी इन इन्वेस्टमेंट N शुड बी इक्वल टू अमाउंट इन रिसीवेबल अंडर मैच्योरिटी इन इन्वेस्टमेंट M लेस चार्जेस फॉर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। अमाउंट रिसीवेबल अंडर N कितने थे? 31,27,888 माइनस माइनस क्या इक्वल 31,25,800, लेकिन 31,36,600 थे बिफोर एनी चार्जेस लेस चार्जेस। तो चार्जेस इज इक्वल टू 31,36,600 लेस ये किया तो 8,712 रुपए का चार्जेस कैलकुलेट होके आया। तो चार्जेस पर लैख पर एनम 8,712 36 महीनों में, ये 3 साल और ये 20 जो है, ये जो 20 गिवन है आपके पास, ये क्या गिवन है क्वेश्चन में? 20, ये 20 लाख गिवन है। 8,712 रुपए था 3 साल में, तो पर एनम ये 2,904 आया। बट हमें पर लाख कैलकुलेट करना है तो ये 20 लाख पे है, इस वजह से ये 20 भी कंसिडर किया गया। तो 145.2। इसका मतलब अगर ये जो चार्जेस है वो 180 के बजाय, ये जो प्राइस है ये 180 के बजाय 145.2 होगा, तो उस सिचुएशन में
आप इन डिफरेंस पॉइंट पे होगे, चाहे आप M सिलेक्ट करना N सिलेक्ट करना, दोनों के केस में आपका जो अमाउंट आएगा वो सेम कैलकुलेट होके आएगा। ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं दैट इज फ्रॉम फ्यूचर में से क्वेश्चन गिवन है, बट एज सच कोई डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं हो रहा। हाँ, जो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग टेबल है उसका यूज आपको यहाँ पे जरूर देखते हुए मिल रहा है। इसके बाद अगर 6b की बात करें तो 6b जो गिवन है, DY has purchased ₹400 million cap that is call option on interest rate of 9% at a premium of 0.65% of the face value. ₹400 million floor की बात करें तो put option on interest rate of 4% is also available at a premium of 0.69% of the face value. Cap available है 0.65% पे, floor available है 0.69%। हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, फ्लोर इंटरेस्ट रेट ऑफ है 4% का। कैलकुलेट द फॉलोइंग। पॉइंट नंबर ए, इफ इंटरेस्ट रेट राइज टू 10%, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय डीवाई, डीवाई कंपनी का नाम है, एंड व्हाट आर द नेट सेविंग्स आफ्टर डिडक्टिंग द प्रीमियम। कहते हैं अगर इंटरेस्ट का रेट 10% हो जाए तो बताओ व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय डीवाई एंड व्हाट आर द नेट सेविंग आफ्टर डिडक्टिंग द प्रीमियम। मतलब वही प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है, सेविंग मतलब प्रॉफिट। तो सिंपल सी बात, पॉइंट नंबर 1 में अगर बात करें, प्रीमियम फॉर परचेजिंग द कैप 0.65% है, 400 मिलियन का अमाउंट है, 26 लाख रुपए बन गया। इफ इंटरेस्ट रेट राइजेस टू 10%, तो कैप परचेज रिसीव 400 मिलियन का 400 मिलियन की अगर मैं बात करूं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 400 मिलियन का इंटू 0.01, 1% आपका इंटरेस्ट बढ़ गया। पहले ये 9% था जो कि अब 10% हो जाएगा, तो 400 मिलियन का 1% 40 लाख रुपए। तो नेट सेविंग आपकी कितनी होगी सर? 40 लाख रुपए रिसीव करोगे, 26 लाख रुपए का प्रीमियम चला जाएगा, तो 14 लाख रुपए आपकी नेट सेविंग हो जाएगी। सिंपल सी बात है, 9 से 10 हो गया तो 1% का आपको फायदा हो गया 40 लाख रुपए का, लेकिन आपका 26 लाख रुपए का प्रीमियम चला गया था, 14 लाख रुपए का आपका नेट सेविंग आ गई। सेकेंड रिक्वायरमेंट कहते हैं इफ डीवाई ऑल्सो परचेज ए फ्लोर, व्हाट आर द नेट सेविंग्स इफ इंटरेस्ट रेट राइजेस टू 11%, व्हाट आर द नेट सेविंग अगर इंटरेस्ट हो जाए 3%। तो कैलकुलेशन हो जाएगी, इफ डीवाई ऑल्सो परचेजेस द फ्लोर, तो प्रीमियम इसका जाएगा आपका 0.69%, तो 400 मिलियन का 0.69% होता है 27,60,000। टोटल प्रीमियम कितना होगा? 27,60,000 ये, 26 लाख पहले वाला, तो टोटल प्रीमियम जाएगा 53,60,000। अब इंटरेस्ट रेट फ्लोर का मैं कैप की बात करूं 11% हो गया, तो 2% का बेनिफिट, तो 400 मिलियन का 2% 80 लाख रुपए का आपका फायदा होगा। और नेट सेविंग की बात करें तो 80 लाख में से 5360 माइनस कर दिए तो 26,40,000 का नेट बेनिफिट हुआ। लेकिन आगे भी ध्यान दो, इंटरेस्ट रेट फॉल कर गया 3% पे, तो फ्लोर परचेजेस को रिसीव होगा 4 से 3 हो गया, 4 से 3 हो गया तो 1%, तो 40 लाख। तो फिर यहां पे आपको लॉस हो जाएगा 13,60,000 जाएगा। तो एक ही साइड में 11% चला गया तो मुझे ये फायदा हो जाएगा, 3% चला गया तो मुझे 13,60,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर सी, इफ इंस्टेड डीवाई सेल्स राइट द फ्लोर, मतलब ये मैं खरीद नहीं रहा, बेच रहा हूं इस बार, व्हाट आर द नेट सेविंग अगर इंटरेस्ट रेट 11% हो गया और 3% हो गया तो क्या होगा? सर इस बार मैं सेल कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात ये है, इफ डीवाई सेल द फ्लोर तो उसको प्रीमियम होगा रिसीव, इट रिसीव नेट 27,60,000, 27,60,000 का ये जो प्रीमियम है ये इस बार मिलेगा, माइनस कॉस्ट ऑफ कैप 26 लाख रुपए एक। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि मैं क्या कर रहा हूं, फ्लोर को परचेज कर रहा हूं, तो ये प्रीमियम मुझे देना पड़ेगा 27,60,000 रुपए का, साथ में 26 लाख रुपए मैं फ्लोर वो कैप खरीदूंगा, 26 लाख रुपए वो, तो 1,60,000 रुपए जो नेट है मुझे रिसीव हुए। इंटरेस्ट रेट चला गया 11% पे, तो कैप तो मैंने खरीदा हुआ था, तो 80 लाख रुपए का मुझे फायदा हुआ, 9 से 11 मतलब 2% का, तो 80 लाख रुपए का मुझे फायदा हुआ, जिसमें से 1,60,000 का पहले ही फायदा हो चुका था प्रीमियम में, तो 8160 का बेनिफिट होगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट गिर गया 3% हो गया, तो फ्लोर मैंने लिखा हुआ था, तो 40 लाख रुपए का यहाँ पे जो परचेजर है वो रिसीव करेगा,
तो नेट सेविंग क्या होगी, मुझे तो ये देना पड़ेगा इस बार क्योंकि मैंने तो राइट करा हुआ था, तो 40 लाख आपको देने पड़ेंगे, 1,60,000 आपका पहले से प्रॉफिट था, तो आपको नेट 38,40,000 का नुकसान होगा, 38,40,000 का आपको नुकसान होगा। और डी पॉइंट में कहते हैं व्हाट अमाउंट ऑफ फ्लोर शुड इट सेल इन ऑर्डर टू कंपेंसेट फॉर इट्स परचेज ऑफ कैप्स गिवन द अबव प्रीमियम, कितना बेचूं फ्लोर ताकि कंपेंसेट हो जाए। तो dy नीड्स टू सेल x इंटू 0.69%, दैट इज 26 लाख रुपए होना चाहिए, क्योंकि जो कैप में परचेज करता हूं उसमें प्रीमियम कितना जा रहा है मेरा 26 लाख रुपए का, तो x इंटू 0.69% शुड बी इक्वल टू 26 लाख। तो आपको जो खरीदना, वो आपको जो लिख कर देना चाहिए फ्लोर, वो होना चाहिए 37,68,000 3,76,81,000, ये जो भी आपकी वैल्यू है 26 लाख डिवाइडेड बाई 0.69%, 37 करोड़ है सर, 37,68,11,594, कुछ इस तरीके से ये आएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है जो कि कैप और फ्लोर के बेसिस पे गिवन है। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आप बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 7 के भी दो पार्ट है, और जैसा कि एग्जाम में भी ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट होते हैं और दोनों ही पार्ट जो होते हैं वो फॉरेक्स को डेडिकेटेड होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है फॉरेक्स डेडिकेटेड देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, प्रोएक्टिव लिमिटेड इंपोर्ट्स सम स्पेशलिटी इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम जापान, ये इंपोर्ट है, एंड एक्सपोर्ट द फिनिश प्रोडक्ट टू यूएस, इंपोर्ट कर रहे हो जापान से, एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस में। द कंपनी हैज ए पेबल, पे करने हैं 500 मिलियन येन जापान के लिए, और रिसीव करने हैं $10 मिलियन यूएस से, 3 महीने का टाइम पीरियड है। द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, ये गिवन है आपके पास स्पॉट रेट 46.65 और 85, ऑफकोर्स $1 में इतना रुपया, और रुपी पर येन। 3 मंथ फॉरवर्ड भी गिवन आपके पास। द करंट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो इज एज फॉलोज, 3 महीने के पीरियड में रुपी का ये डिपॉजिट रेट हो जाएगा, ये बोरोविंग रेट हो जाएगा। ये डॉलर का गिवन है बोरोविंग और डिपॉजिट और बोरोविंग, और ये येन का गिवन है डिपॉजिट और बोरोविंग रेट। द कंपनी इज कंसीडरिंग टू कवर द एक्सपोजर्स ईदर द फॉरवर्ड मार्केट या फिर मनी मार्केट। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी विच ऑल्टरनेटिव शुड बी बेटर फॉर कवरिंग बोथ द पेबल एंड रिसीवेबल। तो हमें मनी मार्केट और फॉरवर्ड कवर करके चलना है। तो ठीक है, इसमें तो ऐसा सच कुछ है नहीं। पहले अगर हम बात करें फॉरवर्ड मार्केट की, हमें पे करने हैं जापान में 500 मिलियन येन 3 महीने के बाद। अगर मैं फॉरवर्ड मार्केट के थ्रू कवरेज के लिए जाता हूं तो मुझे 3 महीने के बाद पे कितना करना है, 500 मिलियन। और 3 महीने के बाद इसका रेट क्या होगा 3 मंथ फॉरवर्ड। सर सिंपल सी बात है, मुझे पे करने हैं, ये रुपी पर येन है, मुझे रुपी पर येन गिवन है, तो सिंपल सी बात है मुझे पे करने हैं, तो रेट जो अप्लाई होगा वो होगा खरीदने का रेट। मुझे पे करने हैं तो मैं बैंक के पास खरीदने के लिए जाऊंगा तो बैंक बेचेगा, तो ऑफकोर्स बैंक बेचेगा तो हायर रेट पे बेचेगा। हायर रेट क्या है 0.4268, तो 213.4 मिलियन की कॉस्ट आएगी। फॉरवर्ड मार्केट तो यही है। मनी मार्केट में आपको कैलकुलेशन करनी होती है। मनी मार्केट में हम क्या देखते हैं, मनी मार्केट में हम ये देखते हैं कि मुझे वहां पे 500 मिलियन पे करने हैं, तो मैं आज कितना बोरो कर लूं, तो मैं क्या करूंगा 500 मिलियन जापान में बोरो कर लूंगा। अगर मैं जापान में बोरो करता हूं तो जापान में बोरोविंग का रेट क्या चल रहा है 3 महीने के हिसाब से, जापान में बोरोविंग का रेट चल रहा है आपका, जापान में रेट चल रहा है 0.4 का, 0.4 का येन टू बी इन्वेस्टेड। अच्छा मुझे पे करने हैं तो मैं वहां पे डिपॉजिट करूंगा, तो डिपॉजिट करूंगा तो मुझे 0.4 मिलेगा, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे पे करने हैं तो मैं वहां पे डिपॉजिट करूंगा तो मुझे मिलेगा 0.4%, 0.4% 0.004 लिखा जाएगा।
और हमेशा जैसा कि मैं कहता हूं कि आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो पर एनम होते हैं, तो 3 महीने के लिए डिवाइड बाई 4 आपको करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आज अगर आप जापान में 499.5 मिलियन डिपॉजिट करोगे तो विद इंटरेस्ट 3 महीने के बाद वो 500 मिलियन हो जाएंगे, आप वहां के वहां पे कर देना। लेकिन इसके लिए आपको 499.5 मिलियन आज वहां पे कराने पड़ेंगे डिपॉजिट। उसको अगर इंडियन रुपी में मैं कन्वर्ट करूं तो 499.5 मिलियन आज के हिसाब से, आज स्पॉट के हिसाब से इंडियन रुपी में 0.4115 के अकॉर्डिंगली अमाउंट होगी 205.5443 मिलियन। बैंक से लोन ले लोगे इंडिया में। इंडिया में अगर आप लोन लेते हो आज तो इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होगा आप पे 9% का। इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होगा आप पे 9% का। 3 महीने के करने के लिए डिवाइड बाई 4 कर लोगे तो आपको पे करने पड़ेंगे 3 महीने के बाद 210.1690 मिलियन। फॉरवर्ड मार्केट में जाता है 213.4 और मनी मार्केट में जाता है 210.1690। तो ऑफ कोर्स मुझे पे करने हैं तो मैं मनी मार्केट के लिए जाऊंगा। तो वी सी आउटफ्लो थ्रू मनी मार्केट इज लोअर देन द फॉरवर्ड मार्केट, सो मनी मार्केट शुड बी प्रेफरेबल। दूसरा जो केस है वो है एक्सपोर्ट का। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो एक्सपोर्ट करता हूं तो मुझे अमाउंट होना है रिसीव। कितना रिसीव होना है? कितना रिसीव होना है? $10 मिलियन मुझे रिसीव होना है। $10 मिलियन मुझे रिसीव होगा 3 महीने के बाद, और मैं बैंक के पास बेचने के लिए जाऊंगा तो बैंक मुझे 46.90 के अकॉर्डिंगली पे करेंगे, तो 469 मिलियन मेरे हाथ में आएंगे। अगर यही मैं मनी मार्केट के थ्रू जाता हूं तो मैं क्या करूंगा? वहां से बोरोविंग करूंगा, यूएस में बोरोविंग करूंगा। अगर मैं यूएस में बोरोविंग करूंगा तो यूएस में बोरोविंग का रेट अप्लाई होगा 6.5, तो 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस बोरोविंग करूंगा 8%। यूएस में बोरो करूंगा, डॉलर अमाउंट टू बी बोरोड 8% तो नहीं है ये, 8% तो इंडिया का रेट है। डॉलर का जो रेट है वो तो 6.5% है। यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 1.01625, तो ये 9.84 बनेगा। तो ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, ये 1.08 नहीं है, क्योंकि मैं यूएस में अगर बोरो करूंगा तो 6.5% का रेट अप्लाई होगा, तो ये 1.065 होगा डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई, क्या आएगा 9.84 मिलियन। मैं क्या करूंगा 9.84 मिलियन बोरो कर लूंगा यूएस से, तो वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 3 महीने के बाद बन जाएंगे 10 मिलियन, जो कि मुझे जब रिसीव होगा तो वहां की वहां मैं पे कर दूंगा। मैं आज क्या करूंगा, ये 9.84 मिलियन इंडिया में ले आऊंगा, और 9.84 मिलियन को जब मैं कन्वर्ट करवाऊंगा आज तो मुझे मिलेगा 46.65 के अकॉर्डिंगली, 46.65 के अकॉर्डिंगली 459.036, 459.036 इसको मैं डिपॉजिट करा दूंगा इंडिया में। जब मैं डिपॉजिट कराऊंगा तो मुझे 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 459.036 जब मैं डिपॉजिट कराऊंगा 8% पे, तो मुझे मिलेगा 3 महीने के बाद 468.217। अगर मैं फॉरवर्ड में जाता 469 मिलता, जबकि मनी मार्केट में जाता हूं तो कम मिलता है, तो ऑफ कोर्स मैं फॉरवर्ड कवर के लिए जाऊंगा। तो यहां पे एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, वो मैंने ठीक करवा दी। फॉरवर्ड और मनी मार्केट तो सिंपल ही होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7B गिवन है वो तो कुछ ज्यादा ही इजी गिवन है। द यूएस डॉलर इज सेलिंग इन इंडिया एट 55.5। इंडिया में $1 चल रहा है 55.5 का। इफ द इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ बोरोविंग इन इंडिया इज 10% पर एनम, और यूएसए का रेट गिवन है 4% का। क्वेश्चन की डिमांड एग्जामिन दैट यूएस डॉलर विल बी एट ए प्रीमियम और डिस्काउंट इन इंडियन फॉरेक्स मार्केट। तो सर चेक कर लेते हैं, इसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी अप्लाई करना पड़ेगा। फॉरवर्ड रेट रुपी पर डॉलर अपॉन में स्पॉट रेट रुपी पर डॉलर,
इज इक्वल टू 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट रुपए डिवाइड बाई 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट डॉलर। फॉरवर्ड रेट में यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ, स्पॉट गिवन है क्वेश्चन में 55.5 इज इक्वल टू पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट गिवन है यहाँ पे, आप देखोगे तो रुपी का इंटरेस्ट रेट है 10%, बट 6 महीने के लिए 5 हो जाएगा, यूएसए का 4 है तो 6 महीने के लिए हो जाएगा 2। इसको सॉल्व किया तो फॉरवर्ड रेट आया 57.13 और 57.13 है फॉरवर्ड में, और आज जो है वो 55.5 है, तो यूएस डॉलर हुआ प्रीमियम पे, क्योंकि पहले डॉलर के बदले में 55.5 था, बाद में 57 हो गया, तो डॉलर प्रीमियम पे हो गया। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड 6 मंथ फॉरवर्ड रेट फॉर यूएस डॉलर इन इंडिया, बता तो दिया सर, 6 महीने के बाद का जो रेट होगा वो होगा 57.13। और थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट कहता है फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट भी निकाल दो, तो 57.13 माइनस स्पॉट अपॉन में स्पॉट इंटू 100 2.94% है। नॉर्मली ये एनुअल इंडिकेट किया जाता है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 करके इसको 5.87% में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पेपर का जो पैटर्न है एसएफएम का जो एमक्यूपी है, इसके हिसाब से किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है, बस एक फंडामेंटल एनालिसिस का जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे एडिशनली देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक फंडामेंटल एनालिसिस में से कभी कोई क्वेश्चन देखा नहीं था, ना तो एग्जाम में देखा गया था ना एमक्यूपी में, बट इस बार दिया है एमक्यूपी में, बट जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आएगा, एग्जाम में हो सकता है कि नॉर्मल पैटर्न ही आपको देखने को मिल जाए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसा कि हमें पता है कि इसमें 3 पार्ट होते हैं थ्योरी के, 14 मार्क्स की थ्योरी होती है। इस बार क्या है, डिस्कस द 3 डायमेंशन ऑफ डिजिटल फाइनेंस क्यूब। थ्योरी है, देखो मैं सजेस्ट भी नहीं करता कि थ्योरी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत पड़े, प्रैक्टिकल को इतना स्ट्रांग रखो कि मुझे थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि मुझे 7 में से केवल 5 क्वेश्चन करने, 2 क्वेश्चन की चॉइस है, एक पूरा का पूरा थ्योरी क्वेश्चन छोड़ सकते हो, इवन एक पूरा का पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी छोड़ना है आपने, तो आपको थ्योरी अटेम्प्ट करने की तो जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। फिर भी बच्चों का मन होता है सर थ्योरी का आंसर मैं पढ़ के जाऊंगा थ्योरी, तो थ्योरी का आंसर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, एक बार आप जरूर रीड करके देख सकते। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडीआर। सर एडीआर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पे मैंने दे दिए हैं आगे की स्लाइड में। ये तो सारे क्यूब के ही थे, एडवांटेजेस और लिमिटेशन बता दिए एडीआर की, आप एक बार रीड करके देख लेना। और डिस्कस द सेवरल प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सर सिक्योरिटाइजेशन का थ्योरी चैप्टर ही है, हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं पूरा का पूरा, बट यहाँ पे आपको आंसर दे दिया है। तो ये था हमारा एसएफएम का मॉडल क्वेश्चन पेपर जून 2025 के लिए जो इंस्टीट्यूट ने सेट 1 रिलीज किया है, उसका सजेस्टेड आंसर सॉल्यूशन। हालांकि इंस्टीट्यूट ने अभी सॉल्यूशन दिए नहीं है, बट हमने आपको सॉल्यूशन दे दिया और ये 100% करेक्ट सॉल्यूशन है एज पर रेफरिंग योर स्टडी मटेरियल। आपके स्टडी मटेरियल को ही रेफर करते हुए ये सारे के सारे सॉल्यूशन जो है वो आपके सामने रखे गए हैं। इसमें एक छोटी सी करेक्शन थी, वो भी मैंने आपको करवा दी है क्वेश्चन नंबर 7A में, छोटा सा करेक्शन था रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर, वो भी मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। तो लास्ट में अगेन याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं मिलेगा आपको इसका पीडीएफ, इसका पीडीएफ आप हमारी मोबाइल ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। प्रोसीजर में कोई दिक्कत आए ऑफ कोर्स आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको प्रोसीजर जरूर बता दी जाएगी कि आप किस तरीके से मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप में वैसे स्टोर सेक्शन में आपने जाना है और स्टोर सेक्शन में आपको एक फोल्डर मिल जाएगा मॉडल क्वेश्चन पेपर का, उसमें जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि वहां पे 10 रुपए का एक प्राइस लिखा हुआ होता है, क्योंकि प्राइस लिखना मैंडेटरी होता है ऐप के अंदर, लेकिन उसके अंदर जो मॉडल क्वेश्चन पेपर का कंटेंट होगा वो आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपको किसी तरीके 10 रुपए भी वहां पे करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में अगर वीडियो बेनिफिशियल था आपके लिए, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी ढूंढ रहे होंगे कि मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 जून 25 का किसी ने सॉल्यूशन अभी तक नहीं करवाया है। क्योंकि जहां तक मेरा आइडिया है, आई थिंक जिस दिन हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं उस दिन तक तो किसी भी टीचर्स का सॉल्यूशन यूट्यूब पे नहीं आया है। तो आपके फ्रेंड्स भी ऑफ कोर्स इस वीडियो की तलाश में होंगे, तो उनकी तलाश आप दूर कीजिए उनके साथ इसको शेयर करके। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोबाइल ऐप हमारा बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप एसएफएम की बेस्ट क्वालिटी क्लासेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च कर रहे हैं तो बेस्ट क्लासेस अवेलेबल है आपको हमारे प्लेटफॉर्म कॉमर्स लेक्चर्स पे। मोबाइल पे क्लासेस देखनी है डायरेक्ट मोबाइल ऐप से बाई कर लीजिए,
इमीडिएट और एक्टिवेशन हो जाएगा आपका। और अगर आपको क्लासेस लैपटॉप पे देखनी है, डेस्कटॉप पे देखनी है, तो वेबसाइट का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेबसाइट सर्च विजिट कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए। विद इन 24 आवर मैक्सिमम आपका जो ऑर्डर है वो हमारी तरफ से कंप्लीट कर दिया जाता है। साथ में आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कीजिए, ताकि अगर आपका कोई नोटिफिकेशन अपडेशन होगा वो आपको वहां पे मिल जाता है। साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। कोई भी क्लासेस के जो ऑफर्स होते हैं हमारे, वो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आपको मिल जाते हैं। So this is all about for today. Thank you. Bye bye and all the best for your exam. Thank you.